एक समय की बात है। हामदानी नाम का एक आदमी था जो इतना गरीब था कि वो घर घर जाकर भीख मांगता था। कुछ दिनों बाद लोग उसे शक की नजर से देखने लगे और उसे भीख देना बंद कर दिया ताकि वो उनके घर से दूर रहे। इसके बाद उसकी ये हालत हो गई कि वो सुबह सुबह कूड़े के ढेर पर जाता और वहां से अगर उसे खाने की कोई चीज मिलती तो वो खा लेता, या फिर कुछ बाजरे के दाने उठाकर खा लेता, नहीं तो भूखा ही रह जाता। एक दिन जब वो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे एक 10 पैसे का सिक्का मिला। उसने उसे अपने फटे कपड़े के एक कोने में बांध लिया। वो उस कूड़े के ढेर में बाजरे के दाने भी ढूंढता रहा, पर वे उसे कहीं मिले ही नहीं। उसने सोचा कि अब तो उसके पास 10 पैसे हैं, तो वो अब घर जाकर सोएगा। वो घर गया, पानी पिया, जरा सा तंबाकू अपने मुंह में रखा और सो गया। अगली सुबह जब वो कूड़े के ढेर में फिर कुछ ढूंढ रहा था तो उसे एक आदमी डंडियों की बनी बहुत बड़ी टोकरी ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसने उस आदमी को पुकार कर पूछा, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? उस आदमी का नाम मुहादिम था। वो बोला, हिरण। हामदानी बोला, यहां लाओ, मैं जरा देखूं तो। पास में ही 3 अमीर आदमी खड़े थे। वे मुहादिम से बोले, तुम बेकार में ही उन्हें हामदानी के पास ले जाने की तकलीफ कर रहे हो। मुहादिम ने पूछा, क्यों जनाब? क्योंकि इस आदमी के पास तो एक पैसा भी नहीं है। ये हिरण क्या खरीदेगा? अमीर आदमियों ने कहा। मुहादिम बोला, मुझे पता नहीं था कि इस आदमी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं। मुझे लगा कि इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। वे बोले, नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है। एक बोला, तुम देख नहीं रहे हो कि ये कूड़े के ढेर के पास बैठा है? यहां ये रोज आकर इस कूड़े के ढेर से बाजरे के कुछ दानों के लिए मुर्गी की तरह कुरेदता है ताकि ये जिंदा रह सके। अगर इसके पास पैसे होते तो अपनी जिंदगी में क्या ये अपने लिए एक वक्त का खाना नहीं खरीद लेता? ये एक हिरण क्या खरीदेगा? और फिर उसका ये करेगा भी क्या? ये अपने लिए तक तो खाना जुटा नहीं पाता, फिर हिरण को क्या खिलाएगा? मुहादिम बोला, जनाब, मैं तो यहां अपनी कुछ चीज बेचने आया था। जो भी मुझे बुलाएगा मुझे उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। मेरा कोई प्रिय नहीं है और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। इसने मुझे बुलाया तो मैं इसके पास जा रहा हूं। पहला आदमी बोला, ठीक है, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो तुम जाओ इसके पास। पर हम इसके बारे में सब जानते हैं कि ये कहाँ रहता है और ये क्या खरीद सकता है। दूसरा आदमी बोला, हां हां, यही बात है। तुम्हें उससे बात करके पता चल जाएगा कि हम ठीक कह रहे हैं या गलत। इसके बाद तीसरा आदमी बोला, बादलों से पता चलता है कि बारिश आने वाली है, पर हमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पैसा खर्च कर सकता है। मुहादिम बोला, ठीक है, पर बहुत सारे लोग जो इस आदमी से देखने में कई ज्यादा अमीर लगते हैं मुझे बुलाते हैं, और जब मैं उनके पास जाकर अपने हिरन दिखाता हूं तो कहते हैं कि ये बहुत महंगे हैं। सो अगर ये आदमी भी यही कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसके पास जाता हूं। उन तीनों में से एक ने कहा, देखते हैं ये भिखारी क्या खरीदता है। दूसरा बोला, वो क्या कुछ खरीदेगा? जहां तक मैं जानता हूं उसने 3 साल में एक खाना तक तो खरीदा नहीं। वो हिरण क्या खरीदेगा? ऐसा आदमी हिरण खरीद भी कैसे सकता है? खैर, चलो चलकर देखते हैं। और अगर वो इस बेचारे आदमी को केवल ये बोझा ही यहां से वहां तक ले जाते हुए देखना चाहता है ताकि वो हिरन देख सके, तो हम उसे कस के एक एक छड़ी मारेंगे ताकि वो सीखे कि किसी भले व्यापारी से कैसे बर्ताव किया जाता है। जब वे सब हामदानी के पास आए तो उन तीनों में से एक ने कहा, ये रहे हिरण, अब एक खरीदो। तुम उसे केवल देख सकते हो पर खरीद नहीं सकते। लेकिन हामदानी ने उनके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से पूछा, तुमने एक हिरण कितने के दिए? तभी दूसरा आदमी बीच में बोला, तुम बहुत भोले बन रहे हो। ये तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हिरण तो रोज ही 25 पैसे के 2 बिकते हैं। फिर भी हामदानी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से बोला, मैं 10 पैसे में एक हिरण खरीदना चाहता हूं। बोलो, दोगे मुझे?
वे तीनों हंसे और बोले, 10 पैसे में एक हिरण, क्यों नहीं? क्यों नहीं? फिर कहोगे कि हिरण खरीदने के लिए मुझे 10 पैसे भी दो, क्यों? और एक आदमी ने उसके गाल पर हाथ से हल्का सा चपत लगा दी। इस पर हामदानी ने उसे कहा, तुमने मेरे गाल पर चपत क्यों मारी, जबकि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने तो इस आदमी को बुलाया था कुछ खरीदने के लिए, और तुम अजनबी लोग हमारी खरीद खराब कर रहे हो। फिर उसने अपने फटे कोट के एक कोने में से 10 पैसे का एक सिक्का निकाला और मुहादिम को देते हुए कहा, मेहरबानी करके मुझे 10 पैसे का एक हिरन दे दो। इस पर उस आदमी ने पिंजरे में से एक छोटा सा हिरन निकाला और ये कहते हुए उसे थमा दिया कि ये लो, मैं इसे खीजीपा बुलाता हूं। फिर वो हिरन बेचने वाला उन तीनों आदमियों की तरफ देखकर हंसा और बोला, कैसा रहा? तुम लोग जो बढ़िया सफेद कपड़े पहनते हो, पगड़ी बांधते हो, तलवार रखते हो और पैरों में जूते पहनते हो, और जिनके पास बहुत सारी जायदाद है, और तुमने कहा था कि ये आदमी तो इतना गरीब है कि कुछ भी खरीद नहीं सकता, फिर भी उसने 10 पैसे का एक हिरन खरीद लिया। उसके बाद मुहादिम और वे तीनों आदमी अपने अपने रास्ते चले गए। हामदानी उस कूड़े के ढेर को तब तक उलटता पलटता रहा जब तक उसे उसमें से बाजरे के कुछ दाने नहीं मिल गए, कुछ अपने लिए और कुछ केजीपा हिरन के लिए। फिर वह भी अपने घर चला गया। उसने अपनी चटाई बिछाई और दोनों साथ साथ सो गए। कूड़े के ढेर पर जाना, बाजरे के दाने ढूंढना और फिर घर आकर चटाई बिछाकर सो जाना, ये सब करीब एक हफ्ते तक ही चला था कि एक रात हामदानी की आंख कोई आवाज सुनकर खुल गई। उसे लगा कि कोई पुकार रहा था, मालिक, मालिक। उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं। कौन बुला रहा है मुझे? हिरन बोला, मालिक, मैं पुकार रहा हूं आपको। हामदानी ने चारों तरफ देखा, तब भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो घबरा गया। तभी वो हिरन फिर बोला, मालिक, मैं पुकार रहा हूं, आपका हिरन। अब तो हामदानी की समझ में ही नहीं आया कि वो बेहोश हो जाए या उठकर भाग जाए। उसे परेशान सा देखकर केजीपा बोला, क्या बात है मालिक, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हामदानी बोला, ये मैं क्या आश्चर्य देख रहा हूं? हिरन बोला, आश्चर्य? आपने ऐसा कौन सा आश्चर्य देख लिया मालिक, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए? हामदानी बोला, ये तो वाकई आश्चर्य है। मैं जाग रहा हूं या सपना देख रहा हूं। कौन विश्वास करेगा कि कोई हिरन भी बोल सकता है? केजीपा हंसा और बोला, बस इसलिए? अभी तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें हैं देखने के लिए। पर अब आप वो सुनिए जिस बात के लिए मैंने आपको पुकारा था। यकीनन मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी बात सुने बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। हामदानी बोला। केजीपा ने कहा, तो हुआ यूं कि मैंने ही आपको अपना मालिक चुना और मैं अब आपके पास से भाग भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक समझौता कर लें और मैं आपसे एक वादा कर लूं जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। हामदानी बोला, बोलो क्या बोलते हो? हिरन आगे बोला, किसी को भी आपको बहुत ज्यादा देर तक ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ही गरीब हैं। जिंदा रहने के लिए ये कूड़े के ढेर से रोज रोज बाजरे के दाने चुनना आपके लिए तो ठीक हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इसके बिना आपका काम भी नहीं चल सकता। पर अगर मैं आपके साथ कुछ दिन और रहा तो आपके पास कोई हिरन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं तो भूख से मर जाऊंगा। केजीपा मर जाएगा मालिक। इसलिए अपना खाना खाने के लिए मैं रोज बाहर जाना चाहता हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं रोज शाम को आपके पास वापस आ जाऊंगा। हामदानी ने बेमन से उसे बाहर जाने की इजाजत दे दी। इतने में सुबह हो गई तो केजीपा बाहर भाग गया। हामदानी उसके पीछे पीछे गया, पर हिरन तो बहुत तेज भागता है, सो कुछ ही पल में वो हामदानी की नजर से गायब हो गया और हामदानी उसे वही खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने हाथ उठाकर चिल्लाया, हे भगवान, मेरा हिरन तो गया। उसके पड़ोसियों ने जब उसका ये रोना चिल्लाना सुना तो बोले, तुम बेवकूफ हो और एक बहुत ही बेकार के आदमी हो।
एक पड़ोसी बोला, तुम जाओ और उस कूड़े के ढेर के पास बैठकर उसे ही कुरेदते रहो। पता नहीं कितने देर तक, और हो सकता है तब तक जब तक कि तुम्हारी तकदीर से तुम्हें एक 10 पैसे का सिक्का और न मिल जाए। और अगर तुम्हें एक 10 पैसे का सिक्का मिल भी गया तो भी तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि उससे जाकर कुछ अच्छा खाना खरीद लो। तुम तो उससे एक हिरण खरीद लाओगे और फिर उसे भी भाग जाने दोगे। अब तुम क्यों रोचला रहे हो? ये सब मुसीबत तो तुम्हारी अपनी बुलाई हुई है। हामदानी को ये हमदर्दी अच्छी लगी और वो तुरंत ही अपने कूड़े के ढेर के पास चला गया। वहां से कुछ बाजरे के दाने बिना और घर वापस आ गया। आज उसे अपना घर बहुत अकेला लग रहा था, क्योंकि आज कई दिनों के बाद केजीपा नहीं था न घर में। शाम को केजीपा दौड़ता हुआ घर आ गया। हामदानी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। ओ मेरे दोस्त, तुम वापस आ गए। केजीपा बोला, मैंने आपसे वादा किया था न कि मैं रोज सुबह अपने खाने की तलाश में जाऊंगा और शाम को घर वापस आ जाऊंगा। सो मैं आ गया। मुझे तभी लग रहा था जब आपने मुझे खरीदा था कि आपके पास उस समय जितना भी पैसा था वो सारा पैसा आपने मेरे ऊपर खर्च कर दिया था, चाहे वो 10 पैसे ही थे। तब मैं आपको दुख क्यों दूं? मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर मैं जाता भी हूं तो मैं खाना खाकर हमेशा ही शाम को घर वापस आ जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें। जब पड़ोसियों ने देखा कि हिरण रोज सुबह चला जाता है और रोज शाम को घर वापस आ जाता है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हामदानी पर शक करना शुरू कर दिया कि वो जादूगर है। ऐसा होते हुए भी 5 दिन बीत गए। रोज सुबह हिरण बाहर चला जाता और शाम को घर वापस आ जाता। शाम को आकर वो अपने मालिक को उन जगहों के हाल सुनाता जहां जहां वो दिन में होकर आया था। फिर अपने खाने के बारे में बताता। छठे दिन जब हिरण एक घने जंगल में कटीली झाड़ियों में अपना खाना खा रहा था कि उसने उसके पास में उगे एक बड़े पेड़ की जड़ के पास में खुरचना शुरू किया। इत्तेफाक से वहां उसे एक बड़ा सा चमकीला हीरा मिल गया। तुरंत ही उसके मुंह से निकला, अरे ये तो बहुत बड़ा खजाना है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हीरा है और एक पूरा का पूरा राज्य खरीद सकता है। उसने सोचा, अगर मैं इसे ले जाकर अपने मालिक को दे दूंगा तो लोग उन्हें मार देंगे, क्योंकि वे पूछेंगे इतने गरीब आदमी के पास इतना कीमती हीरा कहां से आया। और अगर वो ये जवाब देगा कि मुझे ये पड़ा हुआ मिला तो भी उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। और अगर उसने ये कहा कि मुझे किसी ने दिया तो भी कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। मैं अपने मालिक को किसी तरह की मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी ऐसे बड़े आदमी को ढूंढता हूं जो इसे ठीक से इस्तेमाल कर सके। फिर केजीपा ने वो हीरा एक पत्ते में लपेटा, अपने मुंह में दबाया और जंगल में दौड़ गया। वो दौड़ता गया, पर उस दिन उसे कोई शहर ही नजर नहीं आया। सो उस दिन वो जंगल में ही सो गया। सुबह उठकर वो फिर अपने रास्ते पर चल दिया, पर दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह ही गुजर गया। तीसरे दिन वो फिर सुबह से अपने सफर पर चला। शाम को जाकर उसे कई छिटके छिटके घर दिखाई दिए। घर फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और घने होते गए। इससे उसे लगा कि वो किसी शहर में पहुंच गया है। चलते चलते वो शहर की एक बड़ी सड़क पर पहुंच गया जो राजा के महल को जाती थी। बस वहां से वो बहुत तेजी से भाग लिया। सड़क पर आते जाते लोग हरे पत्तों में लिपटी किसी चीज को मुंह में दबाए एक तेजी से भागते हुए हिरण को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। जब केजीपा राजा के महल में पहुंचा तो राजा अपने महल के दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। केजीपा महल के दरवाजे से कुछ दूरी पर ही रुक गया। उसने वो हीरा नीचे डाल दिया और खुद भी हाफता हुआ उसके पास ही लेट गया। फिर वो चिल्लाया, कोई है, कोई है। उस देश में ऐसी आवाज बाहर खड़े होकर कोई तभी लगाता था जब उसे घर में अंदर घुसना होता था, और वो बाहर तब तक इंतजार करता था जब तक घर से उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दे देता था। हिरण को ये आवाज कई बार लगानी पड़ी। तब कहीं जाकर राजा ने अपने नौकरों से कहा, देखो तो बाहर ये कौन पुकार रहा है। एक नौकर ने देखकर
बताया कि एक हिरण पुकार रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस हिरण को अंदर बुलाओ। राजा के 3 नौकर हिरण को बुलाने के लिए दौड़ पड़े और हिरण से बोले, चलो, महाराज ने तुम्हें अंदर बुलाया है। हिरण अपने मुंह में हीरा दबाए अंदर आया। उसने हीरा राजा के पैरों के पास रख दिया और बोला, महाराज की जय हो। राजा बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर राजा ने अपने नौकरों को एक कालीन और एक बड़ा तकिया लाने के लिए कहा और हिरण को उस पर आराम से बैठने को कहा। जब हिरण ने मना किया और कहा कि वो वही ठीक था जहां वो बैठा है, तो राजा ने उससे उस कालीन पर बैठने की जिद की। फिर तो केजीपा को उस पर बैठना ही पड़ा। उस कालीन पर बैठा हुआ वो हिरण एक बड़ा खास इज्जतदार मेहमान लग रहा था। इसके बाद राजा के नौकर हिरण के खाने के लिए कुछ दूध और चावल ले आए। राजा ने हिरण से कहा कि वो पहले दूध और चावल खा ले, फिर कुछ आराम कर ले, तब वो उससे बात करेगा। हिरण ने कुछ बोलना भी चाहा, पर राजा उसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि उसने वे दूध और चावल नहीं खा लिए और थोड़ा आराम नहीं कर लिया। जब सब कुछ हो चुका, तब राजा ने हिरण से कहा, अब बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें क्या कहना है? केजीपा बोला, मुझे मालूम नहीं कि आप इस खबर को कैसे समझेंगे, पर सच तो यह है कि मैं आपको बेइज्जत करने के लिए भेजा गया हूं। मैं आपसे लड़ने के लिए भेजा गया हूं। मैं आपके पास शादी का पैगाम लेकर आया हूं। राजा बोला, ओ हिरण, हिरण होते हुए भी तुम बहुत अच्छा बोलना जानते हो। मैं तो खुद ही कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जो मुझे बेइज्जत करे, जो मेरे साथ लड़े। मैं तो शादी के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा था। आगे बोलो। केजीपा बोला, तो आप मेरे लिए अपने मन में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं ना? मैं तो केवल पैगाम लाने वाला हूं। राजा ने कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बोलो। केजीपा बोला, तब आप इसे देखें जो मैं ये लेकर आया हूं। कहकर उसने पत्तों में लिपटा हुआ हीरा राजा की गोद में डाल दिया। राजा ने पत्ता खोला तो उसमें एक बड़ा सा चमकदार हीरा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। केजीपा बोला, मैं ये हीरा अपने मालिक महाराजा दुरई की तरफ से लेकर आया हूं। उन्होंने सुना है कि आपके घर में शादी लायक एक बेटी है, इसलिए उन्होंने ये हीरा आपको भेजा है और आपसे वो ये उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें इस छोटी सी भेंट से ज्यादा कीमती भेंट न भेजने के लिए माफ करेंगे। राजा ने मन में सोचा, क्या वह राजा इसे छोटी सी भेंट कहते हैं? फिर वो हिरण से बोला, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं राजी हूं। राजा धुरई मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं और मुझे उनसे और कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो खाली हाथ भी मेरी बेटी से शादी करने आ सकते हैं, और अगर उनके पास ऐसी छोटी छोटी भेंटें और है तो भी वो उन्हें अपने घर पर छोड़कर आ सकते हैं। यही मेरा जवाब है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मालिक को ये सब बातें साफ साफ कह दोगे। हिरण ने राजा को भरोसा दिलाया कि वो उसकी बात ठीक से कह देगा। फिर वो बोला, ठीक है, अब मैं सीधा अपने मालिक के पास जाता हूं और 11 दिन के अंदर अंदर हम वापस लौट कर आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और हिरण वहां से चला गया। इस बीच हामदानी का समय बहुत ही मुश्किल से निकला। केजीपा के गायब हो जाने के बाद वो कई दिनों तक उसे ढूंढता हुआ इधर से उधर घूमता रहा। पड़ोसी उसके ऊपर फिर हंसे। हिरण के खोने और पड़ोसियों के हंसने से तो वो पागल सा ही हो गया था। एक शाम जब वो सोने जा रहा था तो कीजीपा घर में घुसा। उसे देखकर वो अपने बिस्तर से कूद पड़ा और अपने हिरण को गले लगा लिया। उसे गले लगाकर वो काफी देर तक रोता रहा। जब हिरण ने देखा कि मालिक का अब काफी रोना हो गया तो वो बोला, मालिक, अब आप यहां चुपचाप बैठिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। लेकिन वो भिखारी तो अपने हिरण को गले से लगाए हुए रोए ही जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा केजीपा मर गया। हिरण बोला, देखिए मालिक, मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। अब आप मेरी खुशखबरी सुनने के लिए जरा संभल जाइए और फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कीजिए। भिखारी बोला,
बोलो, बोलो, मुझे क्या करना है? मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अगर तुम कहोगे कि तुम पीठ के बल लेट जाओ और पहाड़ी से लुढ़क जाओ, तो मैं वह भी कर लूंगा। हिरण बोला, अभी मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैंने बहुत किस्म के खाने देखे हैं, जो खाने लायक है वो भी, और जो नहीं खाने लायक है वो भी। पर जो खाना आज मैं आपको खिलाने जा रहा हूं, वो बहुत मीठा है। हामदानी बोला, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जो पूरे तरीके से अच्छी हो? क्योंकि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों ही होते हैं। खाना जो तीखा और मीठा दोनों होता है, वही अच्छा होता है। लेकिन जिस खाने में केवल मिठास होती है, क्या वो नुकसान नहीं करता? हिरण जम्हाई लेते हुए बोला, मैं अभी आपसे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अभी सोते हैं। कल सुबह उठकर बस आपको मेरे पीछे पीछे चलना है। ये कहकर हिरण तो वही सो गया, तो हामदानी भी सोने चला गया। सुबह उठते ही दोनों चल दिए, हिरण आगे आगे और भिखारी पीछे पीछे। 5 दिन तक वे जंगल में चलते रहे। 5वें दिन वे एक नदी के पास आए। वहां आकर हिरण ने भिखारी से कहा, अब आप यहां पर लेट जाइए। भिखारी लेट गया तो हिरण ने उसे बहुत मारा, और इतना मारा कि वो बेचारा चिल्ला पड़ा, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मुझे इतना क्यों मार रहे हो? हिरण रुक गया और बोला, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको और नहीं मारता। अब मैं चलता हूं, पर जब तक मैं लौटूं नहीं, आप यही रहिएगा और किसी भी हालत में ये जगह नहीं छोड़िएगा। कहकर हिरण भाग गया और 10:00 बजे सुबह ही राजा के महल पहुंच गया। जिस दिन से कीजिपा राजा के महल से गया था, उसी दिन से राजा ने अपने सड़कों पर इस उम्मीद में अपने बहुत सारे आदमी खड़े कर रखे थे कि पता नहीं राजा दुराई कब आ जाए। सो जैसे ही एक आदमी ने हिरण को आते देखा, वो राजा से कहने लगा, महाराज, महाराज, राजा दुराई आ रहे हैं। मैंने अभी अभी केजीपा को इधर ही आते देखा है। राजा और उसके आदमी सब राजा दुराई को मिलने के लिए तैयार हो गए। पर जब राजा दुराई को लेने के लिए शहर से कुछ दूरी पर गया, तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि हिरण तो अकेला ही चला आ रहा है। हिरण जब पास आ गया तो बोला, महाराज की जय हो। राजा ने बड़ी नम्र आवाज में उससे उसकी खबर पूछी। कीजिपा बोला, बस कुछ न पूछिए महाराज, मैं बड़ी मुश्किल से चलकर यहां तक आया हूं, और खबर भी अच्छी नहीं है। राजा ने उसे तसल्ली देकर पूछा, केजीपा, कुछ बोलो तो सही कि क्या हुआ है? केजीपा बोला, बहुत बुरा हुआ है महाराज, बहुत बुरा हुआ है। महाराजा दुराई और मैं दोनों यहां आ रहे थे। काफी दूर तक तो हम लोग ठीक ही आ गए, पर जब हम घने जंगल में पहुंचे तो रास्ते में हमें कुछ डाकू मिल गए। उन्होंने मेरे मालिक को पकड़ लिया और बांधकर उन्हें खूब मारा। उन्होंने हम जो शादी के लिए सामान लेकर आ रहे थे, वो सब भी लूट लिया, यहां तक कि उनके शरीर के कपड़े भी ले गए। उफ, ये सब क्या हो गया? राजा बेचारा तो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो उठा। वो बोला, है, तुरंत ही राजा दुराई की सहायता के लिए चलना चाहिए। और वो तुरंत ही घर की तरफ वापस चल दिया। वहां जाकर उसने अपने एक आदमी को उसके अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा तैयार करने और उस पर सबसे अच्छी जीन कसने के लिए कहा, और एक दासी को अपनी अलमारी में से पहनने के कपड़े का एक थैला लाने के लिए कहा। जब वो कपड़ों का थैला ले आई, तो उसने उस थैले में से एक नीचे पहनने वाला कपड़ा, एक सफेद लंबा चोगा, एक काली जैकेट कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए, एक शॉल कमर में बांधने के लिए और एक पगड़ी निकाल ली। वे सब बहुत बढ़िया कपड़ों के थे। फिर उसने सोने की मूठ की एक तलवार, सोने का बारीक काम की गई एक छोटी कटार और एक बहुत ही बढ़िया छड़ी भी साथ में ले ली। फिर वो कीजिपा से बोला, मेरे कुछ सिपाही साथ ले लो, जो ये सब चीजें राजा दुराई को ले जाकर दे देंगे, ताकि वो ठीक से तैयार होकर मेरे पास आ सके। केजीपा बोला, क्या मैं ये सिपाही अपने मालिक के सामने ले जाकर उन्हें शर्मिंदा करूंगा? नहीं महाराज, नहीं, वो वहां पर लूटे हुए और पीटे हुए पड़े हैं। ऐसी हालत में तो मैं उन्हें किसी को देखने भी नहीं दूंगा। ये सब मैं उनके लिए खुद ही लेकर जाऊंगा। राजा बोला,
पर ये घोड़ा है, ये कपड़े हैं, ये हथियार है। तुम एक छोटे से हिरण इतना सब कैसे लेकर जाओगे? कीजिजीपा बोला, आप ये सब सामान इस घोड़े की पीठ पर लाद दीजिए। घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन से बांध दीजिए और दूसरा सिरा मेरे मुंह में दे दीजिए। बस मैं ये सब सामान ले जाऊंगा। राजा ने ऐसा ही किया और सबके देखते देखते कीजीपा वो सब सामान लेकर वहां से चल दिया। ये सब देखकर लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। जब कीजिपा अपने मालिक के पास आया तो उसने अपने मालिक को वही नदी के पास लेटा पाया। वो कीजिपा को देखकर बहुत खुश हुआ। कीजिपा आते ही बोला, देखिए मालिक, मैंने आपको जिस मीठे खाने का वादा किया था वो मैं ले आया हूं। अब आप उठ जाए और नहा धोकर ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। भिखारी को तो नहाने धोने की आदत थी नहीं, सो वो बड़ी ही झिझक के साथ नदी में घुसकर थोड़े से पानी से अपने आप को भिगोने लगा। कीजिपा बोला, मालिक, इस थोड़े से पानी से कुछ नहीं होगा, आप पानी के अंदर ठीक से घुसकर नहाइए। भिखारी बोला, यहां तो बहुत सारा पानी है और जहां बहुत सारा पानी होता है वहां बहुत भयानक किस्म के जानवर होते हैं। कीजिजीपा आश्चर्य से बोला, जानवर? किस किस्म के जानवर? यही जैसे मगरमच्छ, सांप, मेंढक आदि, और वे लोगों को काट लेते हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। कीजिपा बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, आप जो चाहें करें, पर अपने आप को ठीक से मलमल कर साफ कर लें। हाँ, अपने दांत भी बालू से मलकर ठीक से साफ कर लें, वे बहुत गंदे हैं। जल्द ही भिखारी ठीक से नहा लिया और उसने अपने दांत भी ठीक से साफ कर लिए। नहाने के बाद तो उसकी शक्ल ही बदल गई थी। कीपा ने उसे वे कपड़े पहनने को कहा जो राजा ने उसके लिए दिए थे। वो बोला, सूरज डूबने वाला है और हमें इससे पहले ही यहां से चल देना चाहिए था। भिखारी ने जल्दी से राजा के भेजे हुए कपड़े पहने, उसके भेजे हुए घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। कीजिपा आगे आगे और भिखारी घोड़े पर पीछे पीछे। कुछ दूर जाने पर हिरण रुक गया और हामदानी से बोला, जो कोई भी आपको यहां देखेगा उसे ये पता नहीं होगा कि आप वही आदमी हैं जो कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने बिनकर खाया करते थे, और अगर वे आपको शहर जाकर भी आपके बारे में पूछताछ करेंगे तो भी वे आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आपका चेहरा और दांत बहुत साफ है। आपकी शक्ल तो ठीक ठाक है, पर एक बात के लिए सावधान रहिएगा। जहां हम जा रहे हैं वहां के राजा की बेटी से मैंने आपकी शादी पक्की कर दी है। जो भेंट देनी होती है वो भी मैंने दे दी है। आप बस वहां चुप रहिएगा। आप कैसे हैं और क्या खबर है कि सिवाय और कुछ मत कहिएगा। आपकी तरफ से मैं ही बात कर लूंगा। हामदानी बोला, ठीक है, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। कीजिपा बोला, क्या आपको मालूम है कि आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है मेरा नाम क्या है। हामदानी बोला, क्या है आपका नाम? हिरण ने पूछा। मेरा नाम हामदानी है। कीजिपा हंसा और बोला, नहीं, अब नहीं, अब आपका नाम हामदानी नहीं है, बल्कि अब से आपका नाम महाराजा दुराई है। हामदानी ने सहमति जताई। वे लोग फिर आगे चले। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें राजा के सिपाही दिखाई देने लगे। उनमें से 14 सिपाही उनके साथ साथ चल दिए। कुछ और आगे जाने पर उन्हें राजा, वजीर आदि भी दिखाई दिए। ये सब उससे मिलने के लिए वहां आए हुए थे। कीजिपा बोला, अब आप अपने घोड़े पर से उतरकर अपने ससुर जी को प्रणाम करिए। वो वहां बीच में हल्के नीले रंग की पोशाक पहने खड़े हैं। भिखारी बोला, ठीक है, और वो अपने घोड़े से उतरा और दोनों राजाओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे के गले मिले और फिर दोनों राजा के महल की तरफ चल दिए। सब लोगों की बहुत बड़ी दावत हुई, खुशियां मनाई गई और वे सब लोग रात गए तक बातें करते रहे। इस बीच राजा दुराई और हिरण अंदर के कमरे में थे। 3 सिपाही उनकी सेवा और देखरेख के लिए उनके कमरे के बाहर खड़े थे। सुबह होने पर कीजिपा राजा के पास गया और बोला, अब हम लोग वो काम कर लें जिसके लिए हम यहां आए हैं।
आपकी बेटी की शादी राजा दुराई से कर दी जाए। जितनी जल्दी आप शादी कर देंगे, हमारे राजा को अच्छा लगेगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक, दुल्हन तैयार है। और राजकुमारी की शादी राजा दुराई से हो गई। अगले दिन सुबह केजीपा अपने मालिक से बोला, मालिक, मैं करीब एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, तब तक आप यही रहिएगा। फिर वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, ये सब तो हो गया। अब मुझे मेरे मालिक ने हुक्म दिया है कि मैं उनके घर जाऊं और उसे ठीक करके आऊं। उन्होंने मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर आने के लिए कहा है। जब तक मैं लौट कर आऊं, वे यही रहेंगे। राजा ने पूछा, तुम्हें कुछ सिपाही तो अपनी सहायता के लिए नहीं चाहिए? हिरण बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। बस जब तक मैं लौट कर आऊं, तब तक आप मेरे मालिक का ख्याल रखिएगा। ठीक है। और राजा से विदा लेकर हिरण अपने सफर पर चल दिया। लेकिन खीजीपा अपने पुराने गांव नहीं गया। वो वहां से दूसरी सड़क पकड़कर एक दूसरे बहुत ही अच्छे शहर में आ गया। वहां सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु उसने देखा कि वहां कोई रहता नहीं था। उसे वहां न तो कोई आदमी दिखाई दिया, न ही कोई औरत और न ही कोई बच्चा। बड़ी सड़क पर चलकर उसके आखिर में वो एक बहुत ही बड़े और सुंदर मकान के सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा मकान तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो मकान नीलम और कीमती पत्थरों का बना हुआ था। उसने सोचा कि यही मकान उसके मालिक के लिए ठीक रहेगा। देखूं तो कि ये मकान भी इस शहर के दूसरे मकानों की तरह से खाली है या कोई यहां रहता है। सो उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। केजीपा के, कोई है? कोई है? कई बार पुकारने पर भी अंदर से कोई नहीं बोला। तो खीजीपा ने सोचा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर कोई अंदर नहीं है तो घर का दरवाजा बाहर से बंद होना चाहिए, और अगर कोई अंदर है तो वो अंदर से बोला क्यों नहीं? हो सकता है कि यहां रहने वाले घर के किसी दूसरे हिस्से में हो या सो रहे हो। मैं थोड़ा जोर से पुकारता हूं। उसने फिर जोर से पुकारा तो तुरंत ही एक बूढ़ी ने अंदर से ही जवाब दिया, कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रहा है? केजीपा बोला, मैं हूं, आपका पोता, दादी मां। उस बूढ़ी ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे पोते हो तो तुरंत अपने घर वापस चले जाओ। यहां आकर तुम खुद भी मत मरो और मुझे भी मत मारो। कीजिपा बोला, दादी मां, मुझे अंदर आने दो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो बूढ़ी फिर बोली, मेरे प्रिय पोते, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि दरवाजा खोलने पर मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी के लिए खतरा है। कीजिपा फिर बोला, दादी मां, चिंता न करो, हम दोनों कम से कम कुछ देर के लिए तो सुरक्षित हैं ही। इसलिए आप दरवाजा खोलें और मुझे अंदर आकर वो कहने दे जो मैं कहना चाहता हूं। सो उस बूढ़ी ने दरवाजा खोल दिया और हिरण अंदर चला गया। आपस में एक दूसरे के बारे में पूछने के बाद उस बूढ़ी ने केजीपा से पूछा, प्रिय पोते, अब बताओ कि तुम यहां क्या कहने आए हो? हिरण बोला, दादी मां, हमारे यहां तो सब ठीक है, आपके यहां कैसा है? वो बूढ़ी रोती हुई बोली, यहां के हाल तो बहुत ही बुरे हैं बेटा। अगर तुम मरना चाहते हो तो यहां रह सकते हो, और मुझे तो ये लगता नहीं कि तुम आज मरना चाहते हो। केजीपा बोला, एक मक्खी के लिए शहद में मरना कोई बुरी बात नहीं है, और इससे शहद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बूढ़ी फिर बोली, तुम्हारे लिए ये सब ठीक हो सकता है पोते, पर जब वे लोग नहीं बच सके जिनके पास तलवार और ढाल थे, तो तुम जैसी छोटी चीज का क्या कहना? मैं तुमसे फिर कहती हूं कि तुम जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की तुमसे ज्यादा चिंता है। केजीपा बोला, दादी मां, अभी तो मैं यहां से वापस नहीं जा सकता। मैं इस जगह के बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। ये जगह है किसकी? बूढ़ी बोली, ओ मेरे पोते, यहां बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे आदमी हैं, सैकड़ों घोड़े हैं, और इसका मालिक है एक बहुत बड़ा सांप। असल में वही इस सारे शहर का भी मालिक है। केजीपा बोला, अच्छा तो ये बात है। दादी मां, क्या आप मुझे किसी ऐसी जगह रख सकती है जो उस सांप के पास हो, और जब वो मेरे पास हो
तब मैं उसे वहां से मार सकूं। ये सुनकर वो बेचारी बुढ़िया की तो सिटी पिट्टी ही गुम हो गई। वो बोली, अरे अरे, ऐसी बात मत करो पोते, तुमने तो बहुत पहले से ही मुझे खतरे में डाल रखा है, क्योंकि मुझे यकीन है इस घर में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वो सांप कहीं भी हो सुन लेता है। तुम देख रहे हो न कि मैं एक गरीब बुढ़िया हूं, और मुझे उसने यहां ये बर्तन देकर अपने लिए खाना बनाने के लिए रखा है। जब वो सांप आता है तब हवा चलनी शुरू हो जाती है, धूल ऐसे उड़नी शुरू हो जाती है जैसे आंधी आने वाली हो। वो जब आंगन में आ जाता है तो यहां से वो तभी हटता है जब उसका पेट भर जाता है। फिर वो अंदर पानी पीने जाता है। जब वो ये सब कर लेता है तो फिर चला जाता है। जब सूरज सिर पर चढ़ाता है तब वो फिर यही सब करता है। मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात और बता दूं, और वो ये है कि उसके 7 सिर है। उसके बारे में ये सब सुनकर अब तुम क्या सोचते हो कि क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? खीजीपा बोला, देखिए दादी, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। आप मुझे बस ये बताएं कि क्या इस बड़े सांप के पास कोई तलवार भी है? हाँ है ना? ये लो। कहकर वो बूढ़ी अंदर गई और एक चमचमाती तेज धार वाली तलवार निकाल लाई और केजिरी पा को थमा दी। फिर बोली, इसमें चिंता करने की क्या बात है? हम लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं। केजीपा बोला, देखते हैं क्या होता है। तभी जोर की हवा चलने लगी और धूल ऐसे उड़ने लगी जैसे कि आंधी आने वाली हो। ये देखकर वो बूढ़ी चिल्लाई, तुम सुन रहे हो न ये आंधी की आवाज? वो हा रहा है। कीजिपा बोला, अगर वो बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूं, बल्कि मुझे तो ये भी फायदा है कि मैं घर के अंदर हूं। जानवरों के एक बाड़े में 2 सांड नहीं रह सकते। इस घर में या तो वह रहेगा या मैं। बूढ़ी बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किस मुश्किल में आ फंसी थी। फिर भी वो छोटे से हिरण के भरोसे पर मुस्कुरा दी। वो बार बार हिरण को याद दिलाती रही कि इस सांप ने तलवार और ढाल लिए हुए कितने सारे लोग मार दिए हैं। हिरण बार बार ये सब सुनकर झल्ला गया और बोला, आप अपनी ये बातें बंद करिए दादी। आप केले का रंग और आकार देखकर केले का अंदाजा नहीं लगा सकती। जरा इंतजार कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। थोड़ी ही देर में वो बड़ा सांप अपने आंगन में आ गया और चारों ओर घूम घूम कर सारे बर्तनों का सामान खा गया। फिर वो दरवाजे के पास आया और बोला, ओ बुढ़िया, ये अंदर आज किसी नई तरह की खुशबू कैसे आ रही है? बूढ़ी बोली, किसी तरह की भी नहीं। मैं तो यहां इतने देर से काम कर रही थी कि मुझे अपने आप को देखने का भी समय नहीं मिला। हां, आज सुबह ही मैंने थोड़ी सी खुशबू अपने कपड़ों में जरूर लगाई थी। आपको उसी की खुशबू आ रही होगी। उस समय केजीपा ने अपनी तलवार बाहर खींच ली थी और वो दरवाजे के अंदर की तरफ खड़ा था। सो जैसे ही सांप ने अपना सिर घर के अंदर किया, केजीपा ने उसका सिर इतनी जल्दी से काट दिया कि सांप को पता ही नहीं चला। फिर सांप ने अपना दूसरा सिर अंदर किया तो कीजिपा ने उसे भी वैसे ही काट दिया। इस बार भी सांप को कुछ लगा तो वो बोला, अंदर कौन है जो मुझे इस तरह खुजला रहा है? फिर उसने अपना तीसरा सिर अंदर किया तो वह भी उसी तरह काट दिया गया। इस तरह केजीबा ने उसके 6 सिर काट डाले। अब सांप ने अपना 7वां सिर अंदर किया तो हिरण चिल्लाया, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ चुके हो, पर तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। और ये कहकर उसने उसका आखिरी सिर भी काट दिया। पर फिर वो खुद बेहोश हो गया, हालांकि वो बूढ़ी 75 साल की थी। फिर भी सांप को मरते देखकर वो एक 9 साल की बच्ची की तरह खुशी से कूद पड़ी, चिल्ला पड़ी और हंसने लगी। फिर वो पानी लाने गई और पानी लाकर हिरण के ऊपर छिड़का। उसका सिर तब तक इधर उधर घुमाया जब तक कि उसे छींक नहीं आ गई। फिर उसने हिरण का शरीर सहलाया और तब तक देखभाल की जब तक उसे ठीक से होश नहीं आ गया। जैसे ही उसे होश आया वो बूढ़ी बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे पोते, कौन जानता था कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। केजीपा बोला, चलिए दादी मां, अब सब खत्म हो गया। अब आप मुझे वो सब कुछ दिखलाइए जो इस घर में है। बूढ़ी ने हिरण को ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ दिखा दिया।
उसने कीजीबा को महंगे खाने के सामान से और दूसरे सामान से बहुत सारे लोगों से भरे सारे कमरे दिखा दिए। बहुत सारे लोगों को उस सांप ने बंदी बनाकर रखा था। उसने हिरण को वो भी दिखाए। केजीपा ने बूढ़ी से पूछा कि सांप के मरने के बाद उसके सामान पर कब्जा करने वाला और कोई तो नहीं है। वो बोली, नहीं, और कोई नहीं है। अब ये सब तुम्हारा ही है। कीजिपा बोला, ठीक है, जब तक मैं अपने मालिक को लेकर आता हूं तब तक आप इस सब की देखभाल कीजिए। ये जगह अब मेरे मालिक की है। केजीपा ने 3 दिन तक वहां ठहर कर उस घर को देखा और सोचा, मैंने अपने मालिक के लिए जो कुछ किया है उसे देखकर वो बहुत खुश होंगे, और जैसी जिंदगी वो बिता रहे थे उसके मुकाबले में इस जिंदगी की बहुत तारीफ करेंगे। और जहां तक उनके ससुर का सवाल है, उनके तो शहर भर में इस जैसा एक भी मकान नहीं है। चौथे दिन वो वहां से चल दिया और ठीक समय से अपने मालिक के पास आ गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसका अपना मालिक तो इतना खुश हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, क्योंकि खीजीपा के बिना वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद खीजीपा ने अपने मालिक से कहा कि आज से 4 दिन बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो राजा के पास गया और उससे कहा, राजा दुराई 4 दिन के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य जाना चाहेंगे। ये सुनकर पहले तो राजा ने मना किया, पर फिर अपने दामाद की इच्छा के अनुसार अपनी बेटी को विदा करने को तैयार हो गए। जाने वाले दिन राजा दुराई को छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए। दुल्हन की नौकरानियां, नौकर, घुड़सवार और केजीपा उन सबके आगे था। वे लोग 3 दिन तक का सफर करते रहे। जब दोपहर होती तो वे आराम करते और हर शाम 5 बजे खाने और सोने के लिए रुक जाते। सुबह जल्दी उठते, खाना खाते और फिर चल देते। इस बीच केजीपा ने बहुत कम आराम किया। वो सारा दिन काफिले के सभी आदमियों और जानवरों की देखभाल करने में लगा रहता कि सबको खाना ठीक से मिला कि नहीं, सबने ठीक से आराम किया कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इसलिए सारा काफिला उसे बहुत प्यार करता था। चौथे दिन तीसरे पहर के समय कुछ मकान दिखाई देने शुरू हुए तो कारवां ने कीजीपा का ध्यान उधर खींचा। कीजिपा बोला, हाँ, यही हमारा शहर है और तुम लोग वो बड़ा मकान देख रहे हो ना, वही हमारे महाराज दुराई का महल है। उस महल का आंगन तो काफिले के सारे लोगों से भर गया और राजा और उसकी पत्नी महल में अंदर चले गए। जब उस बुढ़िया ने कीजिपा को देखा तो उसने तो खुशी से नाचना और चिल्लाना शुरू किया, जैसे वो जब नाची थी जब कीजिपा ने दुष्ट सांप को मारा था। कीजिपा बोला, दादी मां, ये मेरा नहीं बल्कि हमारे मालिक राजा का काम था। जब भी वो मौजूद हो तो पहली इज्जत उन्हीं को मिलनी चाहिए। बूढ़ी ने राजा को न जानने के लिए केजीपा से माफी मांगी। केजीपा और राजा फिर सारा मकान देखने गए। राजा ने सारे कमरे साफ करवाए, कुर्सियां और मेज आदि साफ करवाए। सारे बंदियों को आजाद किया। घोड़े को घास खाने के लिए घास के मैदान भेज दिया गया। नौकरों ने इसी बीच खाना तैयार कर दिया। सबको उनके रहने की जगह बता दी गई। सब लोग खुश थे। कुछ दिन रहने के बाद राजा की पत्नी की नौकरानियों ने अपने घर जाने की इजाजत चाही। कीजिपा ने उन्हें कुछ और दिन के लिए रोक लिया, पर फिर वे चली गई। कीजिपा ने उन सबको बहुत सारी भेंट देकर भेजा। इससे उनके दिल में खीजिपा के लिए अपने राजा से भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। अब वहां सब लोग खुशी से रहने लगे। एक दिन खीजिपा बूढ़ी से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मालिक बहुत ही भोले हैं। जब से मैं उनके साथ हूं मैंने उनका भला ही किया है। मैंने यहां इस शहर में आकर उनके लिए बहुत से खतरे मोल लिए, और जब सब कुछ हो गया तो मैंने उन्हें वो सब कुछ दे दिया। पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हें ये घर कैसे मिला, या तुम्हें ये शहर कैसे मिला, या इस घर का मालिक कौन था, या तुमने ये सब चीजें किराए पर ली, या फिर तुम्हें किसी ने दी। यहां के रहने वालों का क्या हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इसके अलावा हालांकि मैंने उनके लिए अच्छे के अलावा और कुछ नहीं किया,
फिर भी उन्होंने मेरे लिए एक भी अच्छा काम नहीं किया। देखा जाए तो यहां उनका अपना तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा घर, ऐसा शहर तो जिस दिन से वो पैदा हुए हैं कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि बड़े बूढ़े लोग ठीक कहते हैं, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करो तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मत करो, कभी कभी उसका थोड़ा सा नुकसान भी करो, तभी वो तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानेगा। खैर, अब जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया, पर अब मैं देखता हूं कि वह मेरे लिए बदले में क्या करते हैं। अगली सुबह हिरण की पुकार ने बूढ़ी को जल्दी ही जगा दिया। जब बूढ़ी उठकर उसके पास गई तो उसने देखा कि जीपा बहुत बीमार था। उसे बुखार थी, उसकी टांगे और पेट दोनों दर्द कर रहे थे। उसने दादी मां को राजा से जाकर ये कहने को कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ऊपर गई जहां राजा और उसकी पत्नी सिल्क की बढ़िया पोशाक पहने बैठे थे। राजा ने पूछा, ओ बुढ़िया, क्या बात है? बूढ़ी बोली, मालिक, कीजिपा की तबीयत ठीक नहीं है। राजा की पत्नी तो ये सुनकर घबरा गई। वो तुरंत बोली, क्या हुआ उसे? बूढ़ी बोली, उसका सारा बदन दर्द कर रहा है और वो तो पूरे का पूरा ही बीमार लग रहा है। राजा बोला, तो मैं क्या कर सकता हूं? लाल बाजरा ले लो, जो हम लोग जानवरों को खिलाते हैं, और उसका दलिया बनाकर उसे खिला दो। राजा की पत्नी आश्चर्य से बोली, अरे, क्या आप उसे वो खिलाना चाहते हैं जो एक घोड़ा बहुत भूखा होने पर भी नहीं खाएगा? ये आपके लिए ठीक नहीं है। राजा बोला, जाओ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। चावल तो हम लोग खाते हैं, क्या 10 पैसे का लाल बाजरा उसके लिए काफी नहीं है? पत्नी बोली, पर वो कोई मामूली हिरण नहीं है। वो तो आपको अपनी आंख के तारे जितना प्यारा होना चाहिए। जैसे अगर आंख में रेत का एक कण भी पड़ जाए तो तकलीफ देता है, उसी तरह से उसे तकलीफ में देखकर आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। राजा अपनी पत्नी से बोला, तुम बोलती बहुत हो। फिर वो उस बुढ़िया से बोला, जाओ और वैसा ही करो जैसा कि मैंने तुम्हें करने को कहा है। सो बूढ़ी नीचे चली गई और हिरण को देखकर रोने लगी। हालांकि बूढ़ी केजीपा को राजा की बात बताना नहीं चाहती थी, पर केजीपा ने उसे वो कहने पर मजबूर कर दिया जो राजा ने उसे कहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने दोबारा दादी मां से पूछा, मां, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लाल बाजरे का दलिया बनाकर दे दिया जाए? बूढ़ी बोली, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो क्या मैं तुमसे ऐसा कहती पोते? कीजीपा फिर बोला, मुझे लगता है कि बड़े बूढ़े लोग ठीक ही कहते हैं, पर ठीक है, हम उन्हें दूसरा मौका देंगे। आप दोबारा उनके पास जाएं और उनसे कहें कि मैं इतना ज्यादा बीमार हूं कि लाल बाजरे का दलिया भी नहीं खा सकता। वो बूढ़ी फिर ऊपर गई। इस बार उसने देखा कि दोनों पति पत्नी खिड़की के पास बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने बूढ़ी को फिर से वहां देखकर पूछा, अब क्या बात है बुढ़िया? बूढ़ी बोली, मालिक, मुझे केजीपा ने फिर भेजा है। लगता है कि वो वाकई बहुत बीमार है, क्योंकि जैसा दलिया आपने मुझसे बनाने के लिए कहा था मैंने वैसा ही दलिया उसे बनाकर दिया, पर उसे वो भी नहीं खाया गया। राजा नाराज होकर बोला, अपनी जीभ को काबू में रखो, टांगे जमा कर रखो, आंखें बंद करके रखो और कानों में रुई लगा लो। अब की बार अगर वो हिरण तुमसे ऊपर आने को कहे तो उसे बोल देना कि तुम्हारी टांगे अकड़ गई है, और अगर वह तुमसे कुछ सुनने के लिए कहे तो कह देना कि तुम बहरी हो गई हो, और अगर वह तुमसे कुछ देखने के लिए कहे तो कहना कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर वो तुमसे कोई बात करना चाहे तो उससे बात नहीं करना, कहना कि तुम्हारी जीभ को लकवा मार गया है। बूढ़ी ने जब ये सब सुना तो वो तो वही की वही राजा को देखती खरी की खड़ी रह गई, हिल भी न सकी। राजा की पत्नी का चेहरा भी उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ये देखकर बोला, ओ राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? पत्नी बोली, जो आदमी दूसरों का उपकार नहीं मानता वो मूर्ख होता है। राजा ने पूछा, तुम ऐसा कैसे सोचती हो? पत्नी बोली, जिस तरीके से आप कीजीपा के साथ बर्ताव कर रहे हैं मैं उससे बहुत दुखी हूं।
जब भी मैं उस हिरण के बारे में कुछ अच्छा बोलती हूं, वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता। मुझे उसके ऊपर दया आती है कि आपकी समझ को क्या हो गया है। राजा बना भिखारी बोला, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो? पत्नी बोली, क्यों? सलाह मिलनी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसे ठीक से लिया जाए तो। पति को पत्नी से सलाह लेनी चाहिए और पत्नी को पति से। यही दोनों के लिए अच्छा है। राजा ने जल्दी से कहा, इस सब से साफ जाहिर है कि तुम्हारी समझ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तुम्हें तो बांध देना चाहिए। फिर उसने बूढ़ी से कहा, तुम इसकी बातों को मत सुनना, और जहां तक उस हिरण का सवाल है, उसे कहना कि वो मुझे परेशान करना बंद करे। इससे तो ऐसा लगता है जैसे राजा मैं नहीं वह है। मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता। उसकी इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। पहले तो वो बीमार है, और फिर वो खा नहीं सकता जो उसे खाने को दिया जाता है। अगर वो ये सब नहीं कर सकता तो बंद कर दो उसे। अगर वो कुछ खाना पसंद करता है तो उसे खाने दो, और अगर वो कुछ नहीं खाना चाहता तो मरे। मेरी मां मर गई, मेरे पिता मर गए, और मैं अभी भी जिंदा हूं और खा रहा हूं। क्या मैं उस हिरण के लिए मर जाऊं जिसे मैंने 10 पैसे में खरीदा था, और जो मुझसे ये कह रहा है कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए? जाओ और जाकर उसे कह दो कि उसे अपने बड़ों से ठीक से बर्ताव करना सीखना चाहिए। ये सब सुनकर बूढ़ी बेचारी नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने देखा कि हिरण के मुंह से तो बुरी तरह से खून निकल रहा है। वो उसे इस हालत में देखकर केवल इतना ही कह सकी, मेरे बच्चे, तुमने राजा के लिए जो कुछ भी अच्छा किया लगता है कि वो सब बेकार गया, पर धीरज रखो। और जब बूढ़ी ने उसे ये बताया कि ऊपर क्या हुआ था, तो उसे सुनकर हिरण बहुत रोया और बोला, दादी, मैं मर रहा हूं। केवल इसलिए नहीं कि मैं बीमार हूं, बल्कि आदमी की बेवफाई पर शर्म और गुस्से की वजह से भी मेरी मौत आ रही है। कुछ देर बाद कीजीपा ने बूढ़ी को फिर ऊपर भेजा और उसे कहा कि वो राजा से जाकर कह दे कि ऐसा लगता है कि कीजीपा मरने वाला है। अब की बार जब बूढ़ी ऊपर गई तो राजा गन्ना खा रहा था। उसने ऊपर जाकर कहा, मालिक, हिरण की हालत तो खराब होती जा रही है। उसकी हालत तो बजाय अच्छे होने के और ज्यादा बिगड़ गई है। लगता है कि वो मर ही जाएगा। राजा ने अब की बार उसे डांट कर कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे तंग मत करो। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, एक बार नीचे जाकर आप उस बेचारे हिरण को देख तो आइए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दीजिए, मैं देख आती हूं। उस बेचारे हिरण ने आपसे कभी कोई अच्छी चीज नहीं पाई। राजा ने उस बूढ़ी से कहा, जाओ और जाकर उस हिरण से कह दो कि वो अगर 11 बार मरना चाहता है तो मरे। इस बार उसकी पत्नी बोली, उस हिरण ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या उसने आपका कुछ नुकसान किया है जो आप उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे शब्द तो लोग केवल अपने दुश्मनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि ये हिरण आपका दुश्मन नहीं है। सारे लोग जो उसे जानते हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वे सब आपको ही बुरा कहेंगे। मेहरबानी करके उसके साथ कुछ तो दया का बर्ताव कीजिए। परंतु राजा दुराई ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो बुढ़िया बेचारी एक बार फिर वापस नीचे चली गई और उसने हिरण को और भी बुरी हालत में पाया। इस बीच राजा की पत्नी ने अपने एक नौकर को हिरण के लिए थोड़ा सा चावल पकाने के लिए दे दिया। एक मुलायम शॉल उसके ओढ़ने के लिए और एक मुलायम तकिया उसके लेटने के लिए भी भिजवा दिया। साथ में उसने उसे ये भी कहलवा दिया कि अगर वो चाहेगा तो वो अपने पिता का सबसे अच्छा डॉक्टर उसके इलाज के लिए बुलवा देगी। पर यह सब बहुत देर से पहुंचा। जब तक ये सब पहुंचा तब तक तो केजीपा मर गया था। जैसे ही लोगों ने ये सुना कि केजीपा मर गया, वे सब इधर उधर भागने और रोने लगे। पर राजा तुराई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, तुम लोगों ने ये सब इतना हंगामा क्यों किया हुआ है, और वह भी इस छोटे से हिरण पर जिसे मैंने 10 पैसे में खरीदा था। तुम्हारे हंगामे से तो ऐसा लगता है कि जैसे हिरण नहीं
बल्कि मैं मर गया हूं। पर उसकी पत्नी बोली, यही वो हिरण था जो आपके लिए मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने गया था। यही वो हिरण था जो मुझे मेरे पिता के घर से यहां तक लेकर आया था। उसने आपको हर अच्छी से अच्छी चीज दी। आपके पास अपनी तो कोई चीज ही नहीं, सब उसी की दी हुई है। आपकी सहायता करने के लिए वो जो भी कर सकता था उसने किया, और आपने बदले में उसे क्या दिया? अपना ये बेरहम बर्ताव। पर अब क्या? अब तो वो मर गया है, और आपने अपने आदमियों को उसके शरीर को कुएं में फेंकने के लिए बोल दिया है। अब तो हम केवल उसके लिए रो ही सकते हैं। राजा के हुक्म से हिरण को एक कुएं में फेंक दिया गया। राजकुमारी ने तब अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि वो उस चिट्ठी को मिलते ही उसके पास चले आए, और अपने खास आदमियों के हाथ उस चिट्ठी को अपने पिता के पास भेज दिया। चिट्ठी मिलते ही राजा अपनी बेटी से मिलने के लिए आ गया। वहां आकर उसे पता चला कि हिरण मर गया है और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया है। तो वो और उसके साथ आए सब लोग बहुत रोए। फिर वे सब उस कुएं में गए और कीजीपा के शरीर को कुएं से बाहर निकाल लाए। उसे वहां से ले जाकर उन्होंने उसके शरीर को दूसरी जगह ठीक से दफन कर दिया। उसी रात राजकुमारी को सपना आया कि वो अपने पिता के घर में है, और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वह तो वाकई अपने पिता के घर में अपने ही बिस्तर पर सोई हुई थी। उधर उसके पति ने भी सपना देखा कि वो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा है, और जब वो सुबह उठा तो उसके दोनों हाथ धूल से भरे हुए थे, और वो कूड़े के ढेर में से बाजरे के दाने ढूंढ रहा था। पागलों की तरह इधर से उधर देखते हुए वह चिल्लाया, अरे, मेरे साथ ये चाल किसने खेली? मैं यहां वापस कैसे आ गया? उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे। उसे देखकर वे हंस पड़े, आवाजें निकालने लगे और बोले, अरे हमदानी, तुम अब तक कहाँ थे और कहां से आ गए? हमें तो लगा कि तुम बहुत पहले ही मर गए। इस तरह राजकुमारी अपने घर में खुशी से रहने लगी, और वो भिखारी फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने चुनने लगा, और तब तक चुनता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।